So students, our next topic is durability products. So durable products are those products which are less in the price and which are used for in a multiple ways. So durability products can be categorized into two types, that is non-durable products and the durable products. If we talk about non-durable products, the consumer products which are normally consumed one in the few uses are non-durable products. For example, we purchase products like toothpaste. Means ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन हम इन्हें मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनको हम बल्क में भी परचेज नहीं करते क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। जैसे ही ये गुड्स खत्म होंगे इनको हम दोबारा से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, those tangible consumer products which are normally survive for many uses, for example रेफ्रिजरेटर, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये भी चलते तो बहुत टाइम के लिए हैं, यूज़ तो हम इनको भी बहुत टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव टू नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। इनको परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद जो हमें बेस्ट प्रोडक्ट लगता है वही हम परचेज कर लेते हैं क्योंकि इनकी प्राइस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर हमने गलत इन्वेस्टमेंट ले लिया और प्रोडक्ट हमारे पसंद का नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, हमें लॉस हो सकता है। सो दीज गुड्स आर जनरली यूज्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड, कमांड अ हायर पर यूनिट मार्जिन। अब देखिए, अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सेलर को क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। अगर हम कोई भी छोटा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कोई भी चीप प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। लेकिन अगर हम कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज। The durable and non-durable goods are tangible. Tangible means those products which can be seen, जो हमारे सामने physically available होते हैं, in the sense that these have physical existence. Okay, physical existence हमने समझ ही लिया कि भाई ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं बात करता हूँ इस पेन की, तो ये क्या हो गया, एक टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया, मैं इसे देख सकता हूँ, ठीक है, हम इसे फिजिकली सेल एंड परचेज कर सकते हैं। एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। सर्विसेज आर जनरली इंटेंजिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेके आते हैं, क्या वो ट्रीटमेंट को हम देख सकते हैं, नहीं, लेकिन उस ट्रीटमेंट से जो हमें बेनिफिट हुआ वो हम फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है हमारे लिए, इंटेंजिबल। बाय सर्विसेज वी मीन्स दैट एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर द सेल, दैट मीन्स ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, हेयर कटिंग सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज। मीन्स ऐसी कोई भी सर्विसेज जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जिसका एडवांटेज लिया जा सकता है, बट जिसे फिजिकली देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, हमारी सर्विसेज के अंदर। सो वी कैन डिस्टिंग्विश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज एज फॉलोज। By their nature, that services are intangible, that we cannot see, feel or touch them. That means अब क्या हुआ, एक tangible product और एक intangible product में यही सबसे main difference होता है कि tangible product को देखा जा सकता है लेकिन intangible product को देखा नहीं जा सकता। Second thing is a service is inseparable from the source. That means product को तो हम purchase करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो उसे रिटेलर से परचेज करके अपने घर तक लाया जा सकता है, बट सर्विसेज जहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे उसका सोर्स है, वहीं पे जाके हमें वो सर्विस लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम अपनी गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं, अपना व्हीकल रिपेयर कराने जाते हैं तो हमें वहीं तक सर्विस सेंटर तक ही जाना पड़ता है, ठीक है, वो पर्सन हमारे घर तक नहीं आता। नेक्स्ट थिंग, the services cannot be stored, they are highly perishable. For example, if a tailor does not work for 1 week, the service he would be provided during such periods go waste. देखिए, सिंपल सी बात है, हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि जब हम रेलवे टिकट बुक कराते हैं तो जो टिकट हमने बुक कराया उसको स्टोर किया जा सकता है क्योंकि वो एक टैंजिबल प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन जो रेलवे जिस डेट के लिए हमने वो टिकट बुक कराया है उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंटेंजिबल है। अगर हमने उसे पर्टिकुलर डेट पे यूज़ नहीं किया तो वो सर्विसेज हम फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज services are highly variable as type and quality depends on the person providing them. देखिए, अगर हम बात करते हैं दो रेस्टोरेंट्स का कंपेयर करते हैं, एक रेस्टोरेंट की सर्विसेज अच्छी होती है और एक की कंपैरेटिवली कम होती है, ऐसा क्यों?
क्योंकि देखिए जो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है सर्विसेज के लिए, उससे बात क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है, राइट। और उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, कंसिडरेशन चार्ज करते हैं। तो जितना ज्यादा कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, राइट। नाउ there are some certain important characteristics. The important characteristics of industrial products are given below. The first one is number of the buyers. देखिए अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो जनरली क्या होता है, कम क्वांटिटी में, मतलब कम लोग बायर्स कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिटेल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो रिटेल के कंज्यूमर ज्यादा होते हैं। कंपेयर करते हैं, देखिए दो प्रोडक्ट हैं आपके सामने, एक हम बात करते हैं शुगर केन और एक हम बात करते हैं शुगर, ठीक है। जो एग्जांपल आपका यहां पे भी दिया हुआ है, देखिए शुगर केन इज परचेज बाय फ्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर्स, दैट मींस वही पर्सन परचेज करने वाला है जो उस शुगर केन से शुगर परचेज बनाएगा या मैन्युफैक्चर करेगा। बट शुगर विच इज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज परचेज्ड बाय करोड़्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। देखिए नॉर्मली शुगर हर कोई कंज्यूम करता है, लेकिन क्या हर कोई शुगर केन परचेज कर रहा है क्या? नहीं, वो वही पर्सन परचेज कर रहा है जिसको वो शुगर में कन्वर्ट करेगा, राइट, जो मैन्युफैक्चर करके अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन चुका है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसे हम जैसे लोग परचेज करने वाले, राइट। सेकेंड थिंग इज चैनल ऑफ लेवल्स। Because of the limited number of buyers, the sale of industrial products is generally made with the help of shorter channels of distribution, that is direct selling. इसका मतलब क्या है? देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स बहुत कम हैं, तो हमें उनको गुड्स पर्सनली जाकर सेल करना पड़ता है, ठीक है। वो हम तक नहीं आएंगे, जो सेलर हमारे हैं जो क्या करेंगे, डायरेक्टली कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कभी भी रिटेलर आपके घर पे आके गुड सेल नहीं करता, हमें ही उसके पास जाना होता है, क्योंकि उसको कस्टमर्स वाइड वैरायटी में या वाइड रेंज में मिले हुए हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक कंज्यूमर नहीं आएगा तो उससे उसको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें, एक भी अगर कंज्यूमर कम हो गया तो उसका इफेक्ट किसको पड़ सकता है, उस मैन्युफैक्चरर को या उस पर्सन को जो वो सप्लाई कर रहा है मटीरियल, उसको फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट थिंग इज ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। Because of the location of industrial certain points of regions, industrial markets are highly concentrated and geographical. That means क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई के लिए जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, वो लिमिटेड एरिया में ही अवेलेबल होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस द डिमांड एंड पावर लूम्स कम फ्रॉम द बॉम्बे, शोलापुर, बैंगलोर एक्सेट्रा, वेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द कंट्री। दैट मीन्स अब जो वो रॉ मटेरियल है, जो वो शुगर केन की जैसे हमने बात करी, तो शुगर केन हमें वहीं पे जाके खरीदना पड़ेगा जहाँ पे वो अवेलेबल है, क्योंकि एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर जगह ऑल ओवर द रीजन, ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल नहीं है। तो इनका जो एरिया ऑफ सप्लाई है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कम है, हमें उसी पर्टिकुलर एरिया में जाके वो प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज डिराइव डिमांड। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव? विच एक्सट्रैक्ट देयर वैल्यूज फ्रॉम द अदर थिंग। दैट मीन्स उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो डिपेंड करते हैं दूसरे की वैल्यू पे। जैसे हम बात करते हैं शूज की, शूज अब कैसे बनेंगे, लेदर से मैन्युफैक्चर होंगे, तो शूज की प्राइस किस पे डायरेक्टली डिपेंड करने वाली है, लेदर की प्राइस पे। अगर लेदर की प्राइस बढ़ती है, लेदर कॉस्टली होता है, तो डेफिनेटली बात है शूज की प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इसका वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, इसका मतलब लेदर की प्राइस अगर कम हुई तो शूज की प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, तो डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई हमने तो बात करी किस चीज की, प्राइस की, उसी को हम लेके चलते हैं डिमांड की तरफ कि भाई अगर किसी भी प्रोडक्ट की लेदर की डिमांड बढ़ती है तो लेदर की डिमांड कैसे बढ़ेगी, अगर शूज की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। कंज्यूमर ज्यादा शूज परचेज कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा शूज बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है लेदर, उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Next thing is role of technical consideration. Technical consideration assumed greater significance in the purchase of industrial products because these products are complex products and brought in the use in the business operations. अब देखिए टेक्निकल का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट को यूज करने वाली है, किसके लिए बेनिफिशियल है, वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। कि भाई ये पर्सन है जो इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, वो बायर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे।
तो वो क्या है, हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भाई कौन सा बायर है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, वो हमें सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज रेसिप्रोकल बाइंग, मतलब जो आपका कंज्यूमर है वही आपका क्या हो जाता है, सेलर। हम बात करते हैं दो कंपनीज की, जो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अशोक लेलैंड में बाय टायर्स एंड ट्यूब्स फ्रॉम एमआरएफ। क्या हो रहा है, पहली एक कंपनी दूसरी कंपनी से, जो अशोक लेलैंड है, वो एमआरएफ से टायर परचेज कर रही है, विच इन टर्न्स में बाय द ट्रक्स फ्रॉम द लेलैंड। अब क्या हुआ कि भाई जो टायर्स हैं वो तो कहाँ से आ रहे हैं, एमआरएफ से आ रहे हैं। अब एमआरएफ को अगर ट्रक की जरूरत पड़ती है तो वो किससे परचेस कर लेगा, फर्स्ट वाली कंपनी से, अशोक लेलैंड से। तो क्या हो गया, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल बाइंग। नेक्स्ट थिंग इज लीजिंग आउट। लीजिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज अपनी रेंट पे देते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम रेंट ले रहे हैं सामने वाले से, वही चीज क्या हो जाती है, लीज। क्या लिखा हुआ है, a growing trend of industrial product market is to lease out rather than to purchase the products on outright basis because they are heavy price on these products। देखिए जनरली क्या होता है कि गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, जैसे हम मशीनरी के एग्जांपल लेते हैं, तो मशीनरी परचेज करेंगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, उससे बेटर क्या है, हम उसको लीज पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम रेंट पे कर देंगे, लेकिन जो हैवी एक्सपेंडिचर होने वाला था वो एक्सपेंडिचर से हम बच जाएंगे और उस कैपिटल को हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट वन इज मटेरियल एंड पार्ट्स। These includes goods that enter into the manufacturer's product completely, such as two types. First one is raw material. Raw material includes farm products like cottage, sugar, oil seeds, and second one is manufactured materials. अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई प्रोडक्ट्स दो तरीके से हो सकते हैं। पहली चीज तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जिससे अल्टीमेटली फाइनल गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, और दूसरी चीज है हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली उस रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर तक अल्टीमेटली पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज these are again two types, that is component materials like glass, iron, plastic and component parts such as tire, electric, bulb। अब देखिए क्या होता है, कई बार तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज लेते हैं। कैसे भाई, हमारे जैसे बात करें कि हमने शुगर को यूज लिया शुगर सिरप बनाने के लिए। शुगर भी एक अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट है और उसको हमने शुगर सिरप बनाने के लिए यूज लिया, तो हमने क्या किया, जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे एक और प्रोडक्ट जनरेट कर लिया। Next thing is capital items. These are such goods that are used in production of finished goods. These includes installation like elevators and equipments like hand tools, personal computers and fax machines। देखिए क्या होता है, कई बार गुड्स को यूज करने के लिए या उसको फाइनल कंज्यूमर तक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसका क्या होता है, कुछ इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने एलिवेटर्स का कि भाई वो फिनिश गुड्स तो है, लेकिन उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा उसकी जगह पे, तभी उसको अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर पाएगा। और सेकंड क्या है कि भाई कुछ इक्विपमेंट्स भी लगने वाले हैं जो उसको उस पर्टिकुलर चीज को रन करने में यूज आएंगे, राइट। तो ये सारे गुड्स किसकी कैटेगरी में आ गए, कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ गए। Next thing is supplies and business services. These are short lasting goods and services that facilitates developing and managing the finished products। देखिए क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पे सर्विसेज की कि भाई गुड्स हम यूज कर रहे हैं, गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको वापस से क्या किया जाएगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। दैट मीन्स वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आएंगी जो गुड्स को रनिंग कंडीशन में रखने के काम आ रही हैं। These includes maintenance and repairs like paint, nails, etc. and operating supplies like lubricant. That means अब हमने क्या किया कि गुड्स तो हमने सेल कर दिए, गुड्स तो हमारे कंज्यूमर तक पहुंच चुके, कंज्यूमर उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन यूज करते करते अगर प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस देनी पड़ेगी ताकि वो गुड्स को क्या करे, कंटिन्यू यूज कर पाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांडिंग।
देखिए ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसको पहचाना जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम किसी भी प्रोडक्ट को जानते हैं तो उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, वो ब्रांड क्या करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो उसका एक जेनेरिक नेम, एक उसका नाम होना चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाए। अगर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे तभी क्या होगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगी पब्लिक और उसकी क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नोन में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पहचानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट द मार्केटर हैज टू टेक इज द एरिया ऑफ द प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। कि भाई सबसे ज़्यादा ध्यान क्या है कि प्रोडक्ट का एक ऐसा नाम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि नाम से क्या मतलब है, देखिए नाम किस तरीके से रखा जाता है, वो प्रोडक्ट की या तो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करे, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करे, या किसी ना किसी तरीके से वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वो नेम होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही चल पाए। ठीक है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कोलगेट, ठीक है, तो ये एक ऐसा नाम है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जब तक वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा कंपनी, उसी नाम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करेगी। या फिर मैंने आपको बोला कोलगेट, तो आपके माइंड में आ गया कि भाई आप टूथपेस्ट की बात करें, तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे दिया गया है और अब उसी के नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है। ओके, नाउ there are various terms which are relating to branding are as follows. First one is brand. A brand is a name, term, sign, symbol. देखिए क्या हो सकता है, ब्रांडिंग एक नाम भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, या कोई डिजाइन भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि भाई नाम ही होगा, हम उसको उसके साइन से, उसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको उसकी डिजाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The product, goods or services, one seller or group of sellers to differentiate them from those of the competitors. देखिए सबसे ज़्यादा बात क्या है, क्यों नाम रखा जाता है कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका एक ब्रांड नेम रखा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ब्रांडिंग। That part of brand which can be spoken is known as branding. That means जब मैंने आपसे बात करी थी कोलगेट, तो वो क्या हो गया, उसका ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, वो एक ऐसा नाम है। अब देखिए जो कोलगेट जैसे फॉर एग्जांपल यूनिलीवर बना रही है फॉर एग्जांपल, तो वो तो क्या होगा, कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन उस कंपनी ने जो कोलगेट बनाया वो उसका क्या हो गया, ब्रांड नेम। मतलब अब इस प्रोडक्ट को इसी नाम से पहचाना जाएगा। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और बोलते हैं कोलगेट, तो उसको भी पता है किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली उसको उसी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ब्रांड मार्क। दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क. It appears in the form of symbols, design, distinct color scheme or lettering. For example, the Gattu of Asian Paints and Devils of Onida is a symbol of Yogaksham. देखिए आपने देखा होगा, ये बहुत पहले एक कंपनी आती थी ओनिडा, अगर आपने सुना हो तो, उसके लिए एक डेविल आता था एडवर्टीजमेंट में, तो वो जो डेविल है वो क्या हो गया, उसका ब्रांड मार्क हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई अगर हम बात करते हैं कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, आईफोन का जो एप्पल है, ठीक है, जो ईटन एप्पल है, वो क्या हो गया, उसका ब्रांड मार्क हो गया। इसका मतलब वो पर्टिकुलर मार्क उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क क्यों दिया जाता है, अ ब्रांड और द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन टू लीगल प्रोटेक्शन। अब देखिए क्या है, आज मैंने कोई भी मार्क अपने प्रोडक्ट पे बनाया और वो कंपनी रेपुटेटेड हो गई, कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो गई, तो हर कोई बंदा उस ब्रांड का एडवांटेज लेना चाहेगा। वो भी अपने प्रोडक्ट पे मेरा सिंबल लगाकर अगर सेल कर देता है तो क्या होगा, कंज्यूमर तो यही सोचेगा वो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, मैंने मैन्युफैक्चर किया है, और अल्टीमेटली अगर उसे कुछ लॉस हो जाता है या उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, नाम किसका खराब होगा, मेरी कंपनी का। तो उससे बेटर है मैं अपने मार्क को क्या करूं, प्रोटेक्ट करवा लूं। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैं उसको प्रोटेक्ट करवा लेता हूं, जिससे क्या होगा, उस मार्क को सिर्फ मैं ही यूज कर पाऊंगा और जो भी कॉम्पिटिटर कंपनी से या दूसरी कोई कंपनी से मेरे मार्क को यूज नहीं कर पाएंगी। राइट, नेक्स्ट थिंग इज द एडवांटेजेस टू मार्केटर्स।
नाउ अब जो हमने बात करी ब्रांडिंग की, उससे मार्केट करने वाले पर्सन को, जो रिटेलर्स हैं या बीच वाले जितने भी लोग हैं जो मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग इज enables marking products differentiation. Branding helps to create awareness for generic product and never be sure that the sale of its product. देखिए जनरली क्या होता है कि जो ब्रांडिंग की गई है उससे हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? कि भाई जो प्रोडक्ट है उसको हम अपने वाले प्रोडक्ट को दूसरे वाले जो कंपटीटर है उससे कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। आज मैं बात करूं कोलगेट और पेप्सोडेंट, दोनों टूथपेस्ट हैं, लेकिन आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की ब्रांडिंग अलग अलग हुई है, दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो उससे क्या हो गया, मेरे को अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। दैट मीन्स अगर मेरे प्रोडक्ट का अलग ब्रांड नेम होगा तो मेरे लिए उसको एडवर्टाइज करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है? मैं अपने एडवर्टीजमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके नाम से एडवर्टाइज कर सकता हूं और कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। ब्रांडिंग enables the firm to charge different prices for its product than charged by its competitors. दैट मीन्स क्या होगा कि भाई एडवर्टीजमेंट में मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बता सकता हूँ कंज्यूमर को कि भाई मेरा प्रोडक्ट कितनी प्राइस पे अवेलेबल है। अब ये मेरे ऊपर है कि भाई मैं प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के बराबर रखना चाहता हूँ या उससे कम रखना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है। कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, कितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज ease in introduction of new products. If the new product is introduced under the known brand, it enjoys the reflected glory of the brand and gets off the excellent start. देखिए क्या होता है, अगर कंपनी ऐसी है जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम कंज्यूमर ऑलरेडी जानते हैं, अगर वो कोई कंपनी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो उसको मार्केट कैप्चर करने में कम टाइम लगता है, ठीक है? जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी आईटीसी की, तो आईटीसी जब अपना टोबैको प्रोडक्ट लेकर आए थे तो कंपनी ने अपनी रेपुटेशन इंक्रीज करी, बनाई। अब वो कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी की बात करते हैं तो ग्रोसरी प्रोडक्ट इजीली मार्केट में सेल आउट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंज्यूमर के सामने उनकी एक रेपुटेशन, एक इमेज क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। और अब वो कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर उनके सर्विसेज से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। Next thing is advantages to consumers. We have discussed the advantages to marketers. Now advantages to customers. Helps in the product identification. That means branding helps the customer in identifying the products. For example, if a person is satisfied with the particular brand of the product, say tea leaves or detergent soaps, he need not make to close inspection. That means अब क्या हुआ कि अगर कंज्यूमर किसी भी कंपनी से नोन है तो वो इजीली उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर उसका एक प्रॉपर ब्रांडिंग है, प्रॉपर ब्रांड नेम है, तो कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना, जब हम मार्केट में एक्चुअली जाते हैं हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उन ऑप्शंस में से अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, जो हम परचेज करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट हम परचेज करना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इंश्योर्स क्वालिटी। दैट मीन्स ब्रांडिंग से क्या होता है, हमें ये लगता है कंपनी एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर प्रॉपर ब्रांडिंग है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए कंपनी ने अपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो जाता है, एक इंश्योरिटी आ जाती है कंज्यूमर को कि भाई ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा होगा और इस प्रोडक्ट को हम इजीली परचेज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल। सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। जैसे हमने अभी बात करी थी आईफोन, ये क्या हो जाता है, एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि भाई अगर आप इस पर्सन ने आईफोन मेंटेन किया हुआ है या ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मेंटेन किया हुआ है तो उसके स्टेटस सिंबल ऐड हो जाता है, ठीक है? वो एक रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है उस कंपनी की, भाई इस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर ये पर्सन यूज कर रहा है तो उसका एक स्टेटस होगा, उसकी एक रेपुटेशन है। नेक्स्ट थिंग इज characteristics of good brands. First point is the brand name should be short, easy to pronounce. That means आपका जो ब्रांड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं होना चाहिए कि उसे प्रोनाउंस नहीं किया जा सके।
जैसे आईफोन है, बहुत सिंपल सा नाम है, ठीक है। तो नाम या ब्रांड नेम आपका बहुत सिंपल होना चाहिए जिसे आप इजीली प्रोनाउंस कर पाओ, इजीली मेमोराइज कर पाओ। फर्स्ट सेकंड थिंग इज ब्रांड शुड बी सजेस्टेड द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं, हम जो भी डिटर्जेंट या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं अपने घर पे, तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को स्पेसिफाई कर पाए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक लिक्विड डिटर्जेंट है जेंटल। अब ये क्या है, इस नाम से हमें पता लग रहा है जेंटल मीन सॉफ्ट, राइट। तो ये जो नाम है ये क्या करेगा, हमारे क्लोथ्स को सॉफ्ट रखेगा, हमारे क्लोथ्स की क्वालिटी मेंटेन रखेगा। तो ये नाम क्या कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, दैट मीन्स ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका नाम उससे बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, या जो अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उससे हमें डिफ्रेंशिएट करने अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि हम एक क्वालिटी मेंटेन कर पाए और कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को सेपरेटली मेमोराइज कर पाए। Next thing is a brand name should be adaptable to packing or labeling requirements to differentiate the advertising media. That means अब क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं या कोई भी ब्रांड नेम रखते हैं, तो वो नाम एज पर दी लॉ क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अगर मैं भी अपना नाम रिलायंस रख के स्टार्ट करता हूँ बिजनेस, तो बेसिकली एज पर दी लॉ मुझे परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वो कंपनी की रेपुटेशन अलग है। अगर मैं सेम नाम से प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटीज का मैन्युफैक्चर करने लग जाऊंगा तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। Next thing is the brand name should be sufficiently versatile to accommodate with the new product which are added to the product line, for example Maggi and Colgate. That means ऐसा होना चाहिए ब्रांड नेम जिसे हम इजीली एडवर्टाइज कर पाए, राइट, और उस प्रोडक्ट को हम एकोमोडेट कर पाए दूसरे प्रोडक्ट के साथ। दैट मीन्स अब क्या होगा, जैसे हम अलग अलग वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैगी की बात करें, मैगी अलग अलग वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा कि भाई अगर हमारा पुराना प्रोडक्ट इजीली चल गया मार्केट के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करके या कुछ एक्स्ट्रा देके कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, एक ही प्रोडक्ट यूज करते करते धीरे धीरे आपकी सेल कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कुछ एड ऑन करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ताकि आपकी जो सेल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। दैट मीन्स आपका जो ब्रांड नेम आपने रखा है उसे रजिस्टर किया जा सके, ऐसा नेम होना चाहिए। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी ऐसा नाम रखते हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल सिमिलर है, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता। दैट मीन्स अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो क्या बोला गया कि आपका नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, वो नाम ऑलरेडी मार्केट में ना हो, और उस नाम को प्रोटेक्ट किया जा सके एज पर दी ट्रेडमार्क एक्ट, राइट। उस नाम को प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि कोई भी अदर पर्सन या कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे ब्रांड को या हमारे नेम को यूज नहीं कर पाएगा, राइट। ओके, द लास्ट पॉइंट इज chosen name should have staying power that it should not get outdated. That means आप नाम ऐसा रख रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर पाओ। ऐसा नहीं हो उसके टाइम पीरियड या उसकी वैलिडिटी बहुत शॉर्ट हो और प्रोडक्ट उसी के साथ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नाम रख रहे हो तो उस तरीके का होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट की मार्केट में इंक्रीज होती है वैल्यू, तो क्या हो उसे हम कंटिन्यू कर पाए, वो आउटडेटेड ना हो जाए, राइट। सो स्टूडेंट्स, for today's video class, this is all with the chapter. We will study our next topic in our next video. Till then, thank you and have a